हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप लोग को सेल्फ स्टडी करने का, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा ना। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। यदि आपको मिला है तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि लेक्चर तो जा ही रहा है ना। तो बस लेक्चर को देख करके नोट्स बुक तैयार कीजिए और उससे सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। और मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये तो नहीं पता। अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कूलम्ब्स लॉ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या है एक्चुअली? तो कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स का वैल्यू है ना। मतलब हम जानते थे दो चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या कितना से रिपेल करेगा, है ना। तो वही फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। तो वही फोर्स कैलकुलेट किए थे सबसे पहले कौन? कूलम्ब साहब ने, है ना। तो अपने नाम पे क्या रख दिया? कूलम्ब्स लॉ। या उसी को कहा जाता है कोलम्बियन फोर्स, या इसी को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। चलिए, तो क्या क्या देखा था मैंने, थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट करते हैं, है ना। देखिए, कोलम्बिक फोर्स जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है प्लस Q1 और ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्या? Q2, है ना। अब कुछ दूरी पे रखा हुआ है, ये यहाँ पर और ये यहाँ कुछ डिस्टेंस है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो मान लेते हैं R। जो भी 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10, 50 मीटर, कुछ भी हमने क्या मान लिया? R, है ना। तो हम जानते हैं लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। ये प्लस है तो ये प्लस को क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, है ना। इसको हम बोल देते हैं फोर्स, कुछ फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी इसको क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना। कितना? तो जितना ये है उतना ही ये लगाएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन लगाएगा, है ना। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू होता है, या मान लेते हैं एक प्लस हो, है ना, और दूसरा क्या हो? माइनस हो, है ना, कुछ इस तरह का। तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, आरे दूरी पर है, कुछ इस तरह से, है ना। फोर्स लगाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो यही फोर्स का जो वैल्यू बोला गया, कूलम्ब साहब ने कहा, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, है ना, Q1 Q2। फिर क्या बोले? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन, है ना, डिस्टेंस के, है ना, स्क्वायर का। कुछ इस तरह से जब कंबाइन किया हमने तो देखा F प्रोपोर्शनल क्या मिला? Q1 Q2 बट्टे कितना? R², है ना। और यदि इसको साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनल E, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो क्या मिलता है मेरे? कुछ इस तरह से मिलता है। F बराबर क्या बोलेंगे कि Q1 Q2 बट्टे कितना? R², है ना। और यही क्या हमारा कूलम्बिक फोर्स, क्या है ये? कूलम्बिक फोर्स, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, या क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं, बस एक फोर्स है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, वही फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट किए थे कूलम्ब साहब ने, इसलिए इसके नाम पे क्या रख दिया गया? कूलम्ब्स लॉ, है ना। चलिए, अब यहाँ पर चर्चा किया जाए। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए डायरेक्शन क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज जहाँ भी हो दोनों को मिला दीजिए एक लाइन से, ठीक है ना, और उसी लाइन पर फोर्स लाई करेगा, ठीक है। यदि रिपल्सिव सेम लाइक चार्ज है तो उसी लाइन पे इधर रिपेल करेगा, है ना। कुछ ये फिर ये वाला इस पर किधर? इधर करेगा, है ना। अट्रैक्ट, ये दो अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो एक यहाँ दूसरा यहाँ है, दोनों को मिला दीजिए एक लाइन से, है ना, दोनों चार्ज को। तो इस तरह से मिला दिया हमने, तो क्या होगा? ये इसको अटैक करेगा इधर, ये इसको अटैक करेगा इधर। मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन जो होगा फोर्स का, वो कहाँ पर होगा? दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसी लाइन पर क्या करेगा? एक्ट करेगा, है ना। या तो दोनों चार्ज से दूर जाएगा, या दोनों चार्ज, है ना, मतलब एक दूसरे से अटैक करेगा, या क्या होगा? रिपेल करेगा,
है ना। तो ये हमने देखा था, ये डायरेक्शन बोल देंगे, है ना। और ये जो दिया गया था मैग्नीट्यूड दिया गया था, नहीं एफ, डायरेक्शन हम बता देंगे, आसान काम है बता देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बताया गया था। एक चीज याद रखना है, चार्ज देखिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों है ना। तो यहाँ पर जो हमें लेना फोर्स, यहाँ पर चार्ज किस तरह से प्रोडक्ट करना है, तो दोनों चार्ज का खाली मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, साइन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि साइन ले लेंगे, मान लेते हैं प्लस प्लस है तो अच्छा बात है, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो फिर भी कोई बात नहीं है, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, नहीं है। तो फोर्स कैसा मिलेगा, निगेटिव मिल जाएगा। ये क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना। और हम जानते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब वेक्टर में पढ़ा था हमने, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा के काम करते हैं, ठीक है। निगेटिव हो या पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर खाली चार्ज ये 2 -2 कूलम है, यहाँ पर +5 कूलम है, तो 2 कूलम और 5 कूलम यही डालेंगे, साइन नहीं डालना। साइन का मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तो अपना हो ही जाएगा, है ना, खाली मैग्नीट्यूड डालेंगे तो कितना होगा, तो यही चीज होता है F बराबर K Q1 Q2/r², है ना। अब जरा हमने चर्चा किया था यहाँ पे, ये चार्ज ये डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का, है ना। और यहाँ पर के को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है, ये सब कहाँ शुरू में किया गया था चर्चा, वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब एयर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया था के का वैल्यू कितना देखा था, 9 × 10⁻⁹ कितना 9, है ना। क्या यूनिट क्या था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखिए सब बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ तहाँ आएगा ये सब, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर के का, है ना, बहुत सा कांस्टेंट से बना हुआ है, किससे, 4πε0 से, है ना। तो के की जगह हम ये भी डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ε0 का वैल्यू निकाला गया, तो ये वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻ कितना माइनस कितना 12। देखिए इसका यूनिट क्या होगा, ये ऐसा, इसका यूनिट इसका जस्ट उल्टा होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कूलम बटे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये सब वैक्यूम के लिए है। जब दोनों चार्ज के बीच में क्या हो, कहाँ पर रखा हुआ है चार्ज को, वैक्यूम में रखा है, तब का बात है। तो ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए, या एयर के लिए, या फ्री स्पेस के लिए, तीनों क्या है, सेम चीज है। कहीं पे फ्री स्पेस लिखा हो, कहीं पे वैक्यूम लिखा हो, कहीं पे एयर लिखा हो, है ना, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए फिर हमने यहाँ भी बात किया था, ये भी किसका परमिटिविटी है, इसको क्या बोलते हैं, ε0, क्या बोलते हैं इसको, ε0, है ना। और ये क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब प्रॉपर्टी है ना, जो क्या करता है, फोर्स को प्रभाव भी डालता है, ठीक है। मैंने बोला था ना, यदि हम यहाँ हैं आप यहाँ हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं है, एयर है तो डेट सुना देगा, नहीं। यदि बीच में मोटा मोटा दीवार खड़ा कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मीडियम डाल देंगे बीच में, तो क्या होगा, आवाज़ में कुछ कमी आ जाएगी, आप नहीं, वही बात होता है, ठीक है। जब दो चार्ज ऐसे है, एयर है बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स इतना लगाता है। और जैसे ही पानी तेल, है ना, ईंटा पत्थर डाल देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, नहीं, है ना। तो वही प्रॉपर्टी, ये जो परमिटिविटी जो बताता है ना, यही बताता है, ठीक है। ये फ्री स्पेस का है, फिर मीडियम का बताया था हमने, ठीक है। फिर मैंने क्या चर्चा किया था, कुछ इस तरह से चर्चा किया था, देखिए। और यहाँ पर तो फाइनली हम जो फोर्स का वैल्यू जो कहते हैं वो क्या मिलता है हमारा, 1 बटे कितना मिलता है, 4πε0 Q1 Q2 बटे कितना r², है ना। याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए है ना, ये वैक्यूम के लिए फोर्स है ना। वैक्यूम कहेंगे या एयर कहेंगे या फ्री स्पेस कहेंगे, नहीं कहने का मतलब ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो जब दो चार्ज के बीच में क्या हो, एयर हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, है ना, मतलब कुछ नहीं, कोई मीडियम नहीं डाला हो, एयर को छोड़ के और कोई मीडियम नहीं हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, FV, फोर्स इन वैक्यूम, है ना। याद रहेगा ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। याद रखिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। ये सब जो ही बात बता रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। बताइए, अब ये तो वैल्यू पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, के कहते हैं पूरा को। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁻ कितना होता है, 9। तो फटाक से डाल देंगे, Q1 का वैल्यू डाल देंगे, Q2 का डाल देंगे, दोनों के बीच का दूरी डाल देंगे, हमारा F निकल जाएगा। या कभी कभी क्या करेगा, फोर्स दे देगा, है ना, कि तो पता ही है वैक्यूम में, है ना, ये Q1 Q2 दे देगा, R निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कभी फोर्स पूछेगा,
तो ये सब दिया रहेगा। या मान लेते हैं क्या फोर्स दे देगा तो आर निकालने के लिए पूछ देगा, कभी Q1 Q2 दे देगा, कभी Q1 निकालना कभी Q2 निकालना है, ठीक है। ये सब तरह तरह का घुमा घुमा क्वेश्चन करेगा, है ना। सब टाइप का हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करना है, ये फोर्स कब लगाना है, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जब क्या हुई, किसके लिए, वैक्यूम के लिए नहीं, है ना। जहाँ पे K का मतलब क्या होता है 1/4πε0। तो जहाँ पर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं हो, कुछ नहीं बोला हो सवाल में, मीडियम का कोई चर्चा ही नहीं किया है, तो समझ जाइए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, वैक्यूम वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमने देखा था, फिर लास्ट में वो फोर्स निकाले थे क्या, जब चार्ज को मीडियम में रख देंगे, नहीं दोनों चार्ज के बीच में क्या हो, कुछ मीडियम हो तब क्या होगा, नहीं तो बताइए मीडियम हुआ तो क्या होता है, हमने पढ़ा था एफएम, लास्ट वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या पढ़ा था 1/4πε0, है ना, Q1 ε0 εr Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मीडियम के लिए हो गया, नहीं है ना। देखिए वैक्यूम में था तो खाली इतना था ना, ये मीडियम में डाल दिए, कुछ तेल डाल दिए दोनों चार्ज के बीच में, या दोनों चार्ज के बीच में ईंटा पत्थर डाल दिया, है ना, तो कुछ भी डाल दिया, तो इसके लिए ये एक्स्ट्रा चीज बढ़ गया, नीचे में नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। अब क्या है, ये तो हमें पता ही है, यदि नहीं रहता, ये किसका फोर्स है, वैक्यूम का है, नहीं रहता तो यदि ऐसा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है अपना, मीडियम का डालेंगे, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, इसको याद रखिए, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। तो बताइए क्या हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, मीडियम में क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, कितना, तो कितना से, तो देखिए नीचे में इतना है, जितना वैल्यू रहेगा उतना कम हो जाएगा फोर्स, नहीं तो यही होता है, जब मीडियम डालते हैं बीच में, दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स क्या होता है, घट जाता है, नहीं देखिए ना। अब क्या है, इतना तो वैल्यू करेगा, जितना रहेगा 2 3 4 5 मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहेगा, तो ये नीचे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मीडियम वाला फोर्स क्या होता है, कम होता है, वैक्यूम वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब जरा याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, कब लगाना है, जब चर्चा करें दो चार्ज के बीच में क्या रखा हुआ है, मीडियम, कोई तेल डाल दे, ऑयल डाल दे, है ना, तो उसका याद रखिएगा, है ना, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया ही रहेगा, ठीक है। जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, 1/4πε0 εr Q1 Q2। अब ये कहाँ से आया था, ये वाला कैसे कहाँ से आया था, है ना, तो वैक्यूम का तो ये फॉर्मूला देखा था हमने, एफ भी बराबर कितना 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। और फिर मीडियम का हमने क्या देखा था 1/4πε0 कुछ इस तरह से Q1 Q2 बटे कितना देखा था आर स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड कर दिया था ना, 4π यहाँ पर एप्सिलॉन बोला था मीडियम का, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, ठीक है, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। जब डिवाइड किया था हमने तो कुछ इस तरह से मिला था, कैसे, एफ भी बटे एफ एम बराबर, फिर क्या निकला था मीडियम, याद कीजिए पीछे वाला, है ना, पीछे में निकालना हमने, फिर क्या बोला था परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये, और इसी के रेशियो को कहा जाता है एप्सिलॉन आर, इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन आर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, रेशियो होता है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। फोर्स के टर्म में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, तो रेशियो होता है फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन क्या मीडियम, है ना। तो ये हमारा क्या मिल गया, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमने चर्चा, और यहीं से हमने कंप्लीट किया था इसको, तो कोना को गुना कर दीजिए, तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन जो होता है क्या होता है, ये कोना को गुना क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, नहीं तो देखिए ऐसा मिल गया, मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर डाल दिया था, है ना, इसके जगह ये डाल दिया था पूरा, तो फॉर्मूला हमारा क्या मिला 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ मीडियम के बारे में, ठीक है। यदि वैक्यूम वाला कुछ नहीं बोला है, दो चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं डाला है, तो बस 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। और यदि बोलेगा दोनों चार्ज के बीच में कुछ मीडियम डाल दिया है, तो सीधा 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी, जो मीडियम डालेगा उस मीडियम का ये दिया हुआ रहता है, ठीक है, दिया रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सिर्फ दो फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, एगो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और दूसरा मीडियम का 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, एक ये और एक वैक्यूम बना, ठीक है।
बीच में जो भी हुआ उसको भूल जाइए, ठीक है। ये याद रखिए, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, ये सब चर्चा मैंने कर लिया था, इस सबको याद रखिएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और यूनिट बोला था क्या, फेराड पर मीटर, याद है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सब चर्चा कर लिया था, जितना भी बात बताया था रिवीजन एक बार हो गया इसका, है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, ऐसा रखिए, है ना, सब बात को समझिए धीरे धीरे, हर बात आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए ये तो पीछे वाला रिवीजन किया हमने, है ना। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं इससे आगे। देखिए इसी में कूलम्ब्स लॉ में ही बात करें, ठीक है, वही है, उसी का अगला बात, उससे जहाँ छोड़े थे ना उससे आगे से लिखना है, ठीक है। उसी में लास्ट हमने क्या देखा था, लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला देखा था, यही एफ एम बराबर एफ एम इक्वल टू कितना देखा था, देखा था 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर, देखा था ना, लास्ट में ये देखा था। देखिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी लिख दिया था ना, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम का बात किया जाए तो 1 होता है, वैक्यूम और एयर दोनों का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एयर और वैक्यूम में अंतर नहीं समझते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं समझते हम लोग, है ना। फिर वाटर का बोल दिया जाए तो वाटर का 81 होता है ना। मेटल का इन्फिनाइट होता है, ठीक है। और सारा मटेरियल का होता है, तो ये चीज़ दे दिया जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सवाल यदि बोलेगा मीडियम में रखा हुआ है तो लिख देगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना, कितना बार पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, या डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो इसको हम थोड़ा लिखते हैं, क्या, देखिए एक याद रखिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी 2-3 है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा करना है, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ये होता है 1, किसके लिए, तो कहना है फॉर वैक्यूम और एयर, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस या एयर के लिए, ठीक है। फिर एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 81, किसके लिए, तो किसके लिए, वाटर के लिए, है ना। फिर एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है कितना, इन्फाइनाइट होता है, किसके लिए, तो 4 किसके लिए, तो मेटल के लिए, है ना। ये 3 चीज़ याद रखिए, ठीक है। और बाद बाकी हम लोग सवाल में दिया रहेगा, है ना। चलिए जल्दी कीजिए। अब जरा बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। देखिए पीछे हमने देखा है, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में पूछता है या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कहीं भाई भाई पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो बस क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखिए कैसे निकाला था हमने, ये निकला था, कैसे निकला था, ऐसे बोला था ना, क्या बोला था, एफ भी बटे एफ एम बराबर, फिर क्या निकाला था, यही चीज डिवाइड किया तो ऐसा आया था, परमिटिविटी बटे क्या, एप्सिलॉन बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट, इसी को हमने क्या बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए यहीं से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, यहीं से डिफाइन कर देना। कहेगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो है किसका, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, याद रहेगा ना। कहेंगे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। या फोर्स के टर्म में बात किया जाए तो परमिटिविटी के टर्म में डिफाइन कर दिया, ये भी कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, तो फोर्स के टर्म ऐसे डिफाइन करेंगे, है ना। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू, मतलब ऐसे कहेंगे द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन क्या, मीडियम इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना।
मतलब वैक्यूम में का फोर्स को डिवाइड कर दीजिए मीडियम वाला फोर्स से, तब जो मिलेगा वही क्या मिलता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। या परमिटिविटी ऑफ मीडियम में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोनों ही टर्म में डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम में पूछता है तो लिख लेते हैं हम लोग परमिटिविटी क्या है, ठीक है। इसको छापिए, जहाँ से छोड़े थे कल यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करना है। चलिए इतना सारा काम किया, देखिए तो यहाँ पर लिख लेता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर, है ना। देखिए तो क्या होता है, ये रेशियो होता है ना। तो कहना है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the permittivity of vacuum is called relative permittivity, ठीक है। इसे डिफाइन करना एग्जाम में, ठीक है। दैट इज एप्सिलॉन आर जो कहा जाएगा, एप्सिलॉन आर वह क्या बोलना है मीडियम का परमिटिविटी बटे क्या बोलेंगे वैक्यूम का परमिटिविटी, है ना। याद रखिए। बताइए रिलेटिव परमिटिविटी के पास क्या यूनिट होगा कि नहीं होगा, बताइए तो। यूनिट होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैक्यूम हो या मीडियम हो क्या फर्क पड़ता है, यूनिट तो वही होगा ना। तो क्या बोलेंगे कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसके पास यूनिट क्या है नहीं है, तो बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या है यूनिटलेस एंड, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है उसके पास, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसको हमने परमिटिविटी के टर्म में ऐसे डिफाइन कर दिया नहीं। अब डिफाइन करते जा रहा किसके टर्म में, फोर्स के टर्म में, है ना। फोर्स के टर्म, तो ये सब जो आया था कहाँ से आया था, फोर्स से ही आया था नहीं। मतलब क्या किया था जब वैक्यूम के फोर्स को एफ वी बटे एफ एम किया था नहीं, तब तो ये सब मिला था। तो कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स के टर्म में, है ना। तो फोर्स के टर्म में डिफाइन करना है, मिटा दीजिए फिर से लिखते हैं। अगला सेकेंड डेफिनेशन, ये तो परमिटिविटी के टर्म में लिखा था, एग्जाम में लिखना है आपको ना, तो यही लिखिएगा परमिटिविटी के टर्म में, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही रहता है ना। लिखिए और करके लिखना सेकेंड डेफिनेशन, और करके कहना है द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम between two charges and force in medium between charges is called रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये भी लिखिए या वो भी लिखिए। ये फोर्स के टर्म में है, ये परमिटिविटी के टर्म में था। क्या कहेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन आर बराबर क्या कहा जाएगा, तो कैसे आया था ये, तो एफ भी बटे क्या करके आया था, एफ एम करके आया था नहीं। चलिए याद रखिए इसको भैया, तो याद रहेगा ना। याद रखिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ दिया बोर्ड्स एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, तो इस तरह से कर देंगे। क्या कहेंगे
द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स के टर्म में कहेंगे तो कहेंगे द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, है ना, इज कॉल्ड क्या, परमिटिविटी। बोलेगा यूनिट क्या होता है तो बोलेंगे यूनिट लेस होता है, क्योंकि फोर्स बटे फोर्स, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, क्या मिलेगा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, लिख लीजिए एक लाइन नीचे, कहना है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज unitless and dimensionless। ठीक है, चलिए छापिए इसको, है ना। चलिए लिख लीजिए, चलिए ठीक है, ठीक। ये हमारा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। यहाँ तक यदि 5 मार्क्स में पूछेगा ना एग्जाम में, बोलेगा एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ, है ना, तो बस रिलेटिव परमिटिविटी तक लिख देना, शुरू से लेकर के रिलेटिव परमिटिविटी। क्या करना है, स्टेटमेंट देना है कूलम्ब्स लॉ का, है ना, फिर क्या करना है तो सब जो भी दिखाया के का वैल्यू, एप्सिलॉन आर का वैल्यू सब डालते हुए, वैक्यूम में कितना फोर्स होता है एफ भी ये डालना है ना, फिर मीडियम में कितना होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये सब डालते जाना है, ठीक है। तब जाकर रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर देना है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं काटेगा, एकदम 5 नंबर में एकदम टोटल देगा, है ना। इसलिए इतना चीज़ को ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब बात है कूलम्ब्स लॉ सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, इसका एक लिमिटेशन है ना। सब चीज़ का, हर आदमी का अपना लिमिटेशन होता है ना, सबका फिक्स रहता है, जो हमें यहाँ तक हम यही कर सकते हैं वो, है ना। सब जो भी बनाया जाता है हर किसी के लिए एप्लीकेबल थोड़ी होता है ना। तो इसका भी अपना भी एक लिमिटेशन है, किसका, कूलम्ब्स लॉ का, है ना। तो लिखिए, फिर लिमिटेशन लिख लेते हैं इसका, है ना। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, है ना, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब क्या, लिमिट, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, है ना। और यदि जाइएगा तो बस अपना तीसरा मेथड अपनाइएगा, है ना, यही बात होता है। अब ऐसा नहीं है जो कूलम्ब्स लॉ से बाहर काम नहीं होता है लेकिन कुछ और काम करते हैं। जैसे हम बड़ा बड़ा बॉडी का बात करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला लिमिटेशन तो ये कहना है हमें, फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है किसके लिए, 2 रेस्ट चार्ज के लिए, है ना। कहने का मतलब रेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। तो कहना है कूलम्ब्स लॉ इज applicable for रेस्ट चार्ज, है ना। दूसरा पॉइंट फिर किसके लिए एप्लीकेबल है, तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कहना है कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज। क्या बड़ा बॉडी के लिए नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। बड़ा के लिए लगाना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट पॉइंट के लिए पहले निकाल लेंगे, तब क्या करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलस लगा देंगे, तो बड़ा बड़ा बॉडी का भी निकाल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
कूलम्ब्स लॉ जो है ना, न्यूक्लियर का जो साइज होता है न्यूक्लियस का कितना होता है, 10⁻⁻ कितना होता है, -15 मीटर, है ना। तो यहाँ पर नेचर में एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, ठीक है, जिसको पढ़ेंगे कहाँ पर हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर खाली न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे बनता है, ठीक है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, बहुत सारा बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत चर्चा करेंगे आगे मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियस में, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है ना, वो कितना डिस्टेंस के लिए, तो उसका डिस्टेंस फिक्स है ना, 10⁻⁻15, इससे कम दूरी पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻15 कितना हो सकता है, पता है 1/10 क्या को 0, 15 को 0, कितना आएगा, 0.0000, काफ़ी कम आएगा, नहीं बहुत ही कम आएगा, है ना, इतना कम डिस्टेंस, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ है ना, जो इससे कम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे कम जैसे ही करेंगे ना तो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज है ना ये, तो न्यूक्लियस के अंदर का बात हो जाएगा, तब तो फिर न्यूक्लियर फोर्स अपना लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए है ना, फिर ये किस में चर्चा होगा, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का बात हो जाएगा तब, है ना। तो न्यूक्लियस का अपना भी फोर्स होता है, ठीक है। तो इससे अंदर तक, इससे नीचे नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे फिर न्यूक्लियस आ जाना है, ठीक है। तो इसीलिए कूलम्ब्स लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा, वो क्या होगा, कितना डिस्टेंस के लिए होगा, तो इससे कम नहीं हो पाएगा, इतना तक कर देंगे, है ना। और किस रेंज तक कर सकते हैं, तो 10⁻18 तक। तो ये कूलम्बिक फोर्स का जो रेंज होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, वह 10⁻⁻15 से 10⁻18 तक होता है, ठीक है। समझ सकते हैं कितना बड़ा है ना, इसलिए इसको लॉन्ग रेंजेज फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो लिखना है इसको, it is not applicable for a distance less than 10⁻⁻15 मीटर बिटवीन चार्जेज, है ना। मतलब इससे कम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कितना, 10⁻⁻15 से मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात, अब जो चर्चा किया जाएगा, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। कूलम्ब्स लॉ जब भी करते हैं तो दोनों के बीच का मीडियम क्या होना चाहिए, सिंगल। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ठीक है, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल मीडियम। यदि एयर है तो एयर होगा, वैक्यूम है तो वैक्यूम में होगा, तेल है तो तेल होगा, है ना। और यदि मान लेते हैं कहीं कहीं यहाँ पर इतना दूर में तेल है, इतना दूर में ईंटा है, इतना दूर में बुक है ना, मल्टीपुल मीडियम होगा यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि मल्टीपुल मीडियम होगा भी तो इसको हम क्या करते हैं, तीनों मीडियम को सिंगल मीडियम वाला डिस्टेंस में कन्वर्ट करके तब लगाते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होगा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिंगल मीडियम के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। मतलब दोनों चार्ज के बीच मीडियम कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। भले कुछ भी काहे ना हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन सिंगल होना चाहिए। यदि एयर है तो पूरा एयर, वाटर है तो पूरा वाटर है, मेटल है तो पूरा मेटल है ना। ये नहीं जो कुछ दूर में मेटल, कुछ दूर में वाटर, कुछ दूर में पानी, है ना। यदि कुछ ऐसा होगा ना तो हम इसको क्या करते हैं, 2 को 3 को 4 को, यदि मीडियम रहेगा दोनों चार्ज के बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, सिंगल मीडियम, ठीक है, क्योंकि सिंगल मीडियम के लिए ही एप्लीकेबल है ना। तो लिखिए, तो इसको कहना है कूलम्ब्स लॉ इज applicable for single medium between charges, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स सब बात वाले है ना, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज
लॉन्ग रेंजेज होता है ना, इट्स रेंजेज इज बिटवीन 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18 मीटर, है ना। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का क्या है, कुछ लिमिटेशन सब है ना। इसका रेंज कुछ ऐसा होता है ना, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, दोनों के बीच वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए लीजिए, ये था हमारा लिमिटेशन, है ना। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, मिटा दें। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब लोग हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है ना, और क्या सिमिलरिटी है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब यह है कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स का ही नाम है कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो भी कहिए, है ना। और क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, दोनों का लगभग फॉर्मूला सेम है ना। जैसे दो मास के बीच में रहता था तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे Fg, कितना बोलते थे, बोला था Gm1m2 बटे कितना r², है ना। अब कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं कितना होता है Kq1q2 बटे कितना r², है ना। देखिए दोनों में कैसे मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ भी कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पर दो मास है, यहाँ पर दो चार्ज के बीच में लग रहा है, यहाँ दो मास के बीच में लग रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस है दोनों मास के बीच का, यहाँ भी डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का, है ना। तो यही कुछ कुछ अंतर देते हैं क्या, ठीक है। तो डिफरेंस भी समझते हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, सिमिलरिटी के बारे में, दोनों में क्या समानताएं हैं, है ना, तो इसके बारे में, ठीक है। तो डालिए तो हेडी, कहना है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या अंतर है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स में, है ना। देखिए कुछ इस तरह से बना देना है इसको, दो पार्ट में बांट दीजिए इसको, टेबल, है ना। यहां पर लिख दिया जाए इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर लिख दिया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग, है ना। पहला नंबर बात, पॉइंट फर्स्ट, क्या अंतर है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है ना। जैसे देखा था लाइक है तो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लाएगा, अनलाइक है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लाएगा, है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दो मास के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, नहीं अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन नहीं होता, ठीक है ना। अब कहेगा अट्रैक्शन होता है तो हम दो आदमी खड़ा होते तो कहीं नहीं चिपक जाते हैं दोनों आदमी, है ना। तो नहीं चिपकते हैं क्योंकि इतना कम फोर्स है, बहुत ही कम होता है ना, 0.00 बहुत ही कम होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम लोग को फीलिंग नहीं आता है जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता तो बस कोई यहाँ खड़ा है चिपक जाते हैं, आपस में बात कर रहे थे खड़ा होकर के चिपक जाते हैं, रोड पर जाते हैं लोग, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आपस में सट जाएगा दोनों, नहीं। तो इसलिए ऐसा तो मारो खाएगा कितना, नहीं। इसीलिए है ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स है अट्रैक्टिव लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, ठीक है। तो लिखिए पहला पॉइंट, कहना है इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और
रिपल्सिव, है ना। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एट्रैक्टिव, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है ना। जैसे बताया था, दो चार्ज के बीच में वाटर रहेगा तो वाटर का परमिटिविटी डालेंगे, एयर है तो एयर का डालेंगे, मेटल है तो मेटल का डालेंगे, कोई पत्थर है तो पत्थर का डालेंगे, ठीक है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे, क्योंकि परमिटिविटी नहीं था 1/4πε0 है ना, Q1 Q2/r वैक्यूम का था। मीडियम का क्या था 1/4πε0 Q1 Q2/r², नहीं। तो ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है, सब मटेरियल का अलग अलग होता है, इसीलिए ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करेगा, नहीं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F बराबर G(m1m2) बटे कितना r²। देखिए ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि G तो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, है ना। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, कुछ भी रख दीजिए, G हमेशा वैल्यू वेरी नहीं करता है। जितना वैल्यू 6.67 है ना, 10⁻11 वही होगा हमेशा, G वेरी नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये फोर्स भी वेरी नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है ना। कौन सा मीडियम, दो चार्ज के बीच में रखा हुआ है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना, क्योंकि उसका जी जो होता है कांस्टेंट, वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होता है, इसलिए डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो कहना है इलेक्ट्रिक फोर्स depends on the nature of medium, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन बट ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends on मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा, है ना। चलिए अगला बात, मिटा दे। लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत मजबूत होता है, क्यों, है ना। हमेशा इसको मीडियम को बदल सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एकदम बहुत ही कम होता है, एकदम वीकर है ना। पता ही है, देखिए ना, जैसे दो आदमी यहाँ पर खड़ा है, दो छोटा छोटा पार्टिकल है, दो बॉडी को रखते हैं, वो भी अटैक नहीं कर पाता है, नहीं। यही है, दो छोटा छोटा चीज़ है ना। इससे भी छोटा पार्टिकल लीजिए ना, देखिए अटैक नहीं होगा, है ना। आपस में कुछ हो भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना कम है, जो फोर्स लगता है नहीं लगाता है, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, वीकर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, खींच लेगा। जैसे दो चार्ज को रखिए तो खींच लेगा, जैसे कैसे बाल से रब कर दिया था, पेपर पर खींच लिया था, नहीं, है ना। तो क्या होता है, देखिए खींच दिखाई दे रहा है, खींच अटैक कर रहा है, नहीं। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी दिखाई दिया है जो एक दूसरे बॉडी को अटैक कर रहा है, नहीं करता है ना। मतलब करता है लेकिन इतना कम करता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्गर फोर्स, है ना। तो लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, है ना, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स, है ना। ये कमजोर होता है
ये मजबूत होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या डिफरेंस। अब फिर सिमिलरिटी देखते हैं, दोनों में समानताएं क्या है, क्या क्या मिलता है ना, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या दोनों में मिलता है, जिसमें ये गुण है ये भी उसमें है ना। तो अब देखते हैं सिमिलरिटी के बारे में। चलिए, डालिए हेडिंग। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए क्या क्या समानता है दोनों में, है ना। पहला बात, फर्स्ट पॉइंट, दोनों को क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। दोनों किसको फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे देखते थे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में देखे थे G m1 m2 कितना आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स में देखा हमने Q1 Q2 कितना आर स्क्वायर। नहीं, देखिए इन्वर्स स्क्वायर, आर क्या है, हमेशा नीचे में है ना, मतलब दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में क्या आर था नहीं, है ना, आर के स्क्वायर का इन्वर्सली है। इसलिए बोलते हैं दोनों जो होता है किसको फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। दोनों में एकदम समानता है, खाली मीडियम पर नहीं करता है। ये जैसा मास है दोनों का प्रोडक्ट वैसा है, यहाँ भी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है ना, प्रोपोर्शनल। आर का इन्वर्सली है तो यहाँ भी आर का इन्वर्सली है नहीं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर। ठीक है, तो नीचे में क्या है, इन्वर्स है ना, इसीलिए इस तरह से। तो यहाँ पर लिखना है both forces are obey inverse स्क्वायर लॉ। दोनों किसको ओबे करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। मतलब क्या है ना, दैट इज एफ जो है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर स्क्वायर का, दोनों में होता है। ठीक है, इसका ग्राफ का बात किया जाए तो देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है जो दो मास है ना, तो दोनों चार्ज के बीच का यदि डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। देखिए इन्वर्सली है ना, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या मिलेगा, ज़्यादा, है ना। या दोनों मास है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्वर्सली है। ये डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, है ना। तो इसका जो ग्राफ का बात किया जाए हम लोग, है ना, तो कुछ इस तरह से ग्राफ का बात करेंगे। यही मान लेते हैं फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशन बोलिए या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, है ना। इसको मान लेते हैं क्या, डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना, डिस्टेंस, है ना, आर हो गया। तो क्या है, आर और एफ में इन्वर्सली है ना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। टच करेगा, कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके, है ना। तो बना लीजिए इसको ग्राफ को, है ना, हो गया ना। देखिए जब डिस्टेंस यहाँ है, डिस्टेंस मान लेते हैं ये है, तो फोर्स कितना है, इतना फोर्स है, इतना फोर्स हो गया नहीं, इतना। जब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, है ना, देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ काटेगा तो इतना हो जाएगा। डिस्टेंस फिर बढ़ गया तो फोर्स कहाँ आ जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है नहीं, या ये घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। ठीक है, कि किसको फॉलो करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। चलिए अगला बात, सेकेंड नंबर, दोनों फोर्स जो होता है ना, वो दो चार्ज और दो मास के प्रोडक्ट का क्या होता है, डायरेक्टली होता है नहीं। जैसे देखा था F बराबर कितना, G m1 m2 कितना आर स्क्वायर। तो m1 m2 का क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स जो है m1 m2 क्या डायरेक्टली है। या इलेक्ट्रिक फोर्स में देखा था Q1 Q2 कितना आर स्क्वायर। यहाँ भी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली है नहीं। ऊपर में डायरेक्टली, नीचे होता है इन्वर्सली नहीं।
तो डायरेक्टली है। तो दोनों ही फोर्स में जो होता है चार्ज एंड मास, वो क्या होता है हमेशा दोनों चार्ज और मास के प्रोडक्ट का क्या होता है डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो कहना है both forces are proportional to the product of charges और masses। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स है तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स है तो दोनों मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, दैट इज तो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है, Q1 Q2 का होता है, या है ना ग्रेविटेशन फोर्स में बात करेंगे तो एफ किसका हो जाएगा, M1 M2 के प्रोडक्ट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या नंबर तीसरा, दोनों फोर्स होता है क्या सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब होता है ना जो दोनों चार्ज के सेंटर से मिलाने वाला जो होता है। नहीं, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ये है ना, एगो बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, तो दोनों के सेंटर को मिला दीजिए यहाँ पर, है ना, दोनों को मिला दिया, है ना, दोनों को मिला दिया, दोनों बॉडी के सेंटर को मिला दिया, मिलाने वाला लाइन कौन हो गया ये। तो फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मान लेते हैं Q1 है ये Q2 है, तो उसी लाइन के अलॉन्ग होता है। ठीक है, ये F इधर लगेगा तो ये भी F इधर लग जाएगा, है ना, ऐसा। या मान लेते हैं दो बॉडी है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, ग्रेविटेशन फोर्स का बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो दोनों बॉडी के सेंटर को मिल रहा है, ये लाइन्स मिला दिया, तो ये भी क्या करेगा, ये बॉडी इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। तो कहने का मतलब सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब होता है ना, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना, फोर्स जो लगेगा ना चार्ज पे या किस पे, किसी बॉडी पे, है ना, वो क्या होगा, दोनों को मिलाने वाला, दोनों के बॉडी के सेंटर को जो मिलाने वाला लाइन होगा, उसी लाइन पे फोर्स हमेशा काम करेगा। ठीक है, ये नहीं जो है यहाँ मिलाने वाला लाइन इधर लगा देगा, ऐसा लगा देगा, ऐसा नहीं लगाएगा। ठीक है, हमेशा दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, दोनों बॉडी के सेंटर को मिला दीजिए एक लाइन से, उसी लाइन पर क्या करेगा, फोर्स लाई करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रिक हो, है ना, इसी को कहते हैं सेंट्रल फोर्स, है ना। तो कहना है बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल मॉल नहीं है ना, खूब शॉपिंग किए हैं, जाइए शॉपिंग कीजिए, अभी भी खुला हुआ है ना। सेंट्रल that is these forces acting along the line joining the center of two bodies, है ना। सेंट्रल फोर्स करने का मतलब कहाँ पर फोर्स लगेगा, किस तरह फोर्स लगेगा, तो दोनों बॉडी के सेंटर को मिला दीजिए एक लाइन से, उसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, है ना। चलिए मिटाते हैं, एक लास्ट लिख लेते हैं सिमिलरिटी 4 नंबर। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। दोनों कैसा होता है, कंजर्वेटिव। याद होगा आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, पढ़ा था ना। मतलब एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स के चलते वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। या फिर बोला था राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या होता है, जीरो।
जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। तो कोई आदमी कोई इस फोर्स के चलते कोई ऐसे गया, या मान लेते हैं ऐसे गया या ऐसे गया, नहीं तो सब के चलते इस रास्ते से भी W1 मान लेते हैं, W2 मानते हैं, W3 मानते हैं, ठीक है। इस रास्ते से पहला नंबर वर्क किया, जितना वर्क इधर से करेगा उतना ही इधर से, उतना ही इधर से, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जिस फोर्स के चलते वर्क डन निकालेंगे, है ना, और वर्क डन यदि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से स्वतंत्र होता है, किसी भी रास्ते से निकालेंगे तो वर्क डन का वैल्यू सेम होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, है ना। तो वही है ना। या कहेंगे राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या होता है, 0, है ना। ऐसे गया फिर आया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल 0, तो इसको कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक दोनों इसको फॉलो करता है ना। तो ये था हमारा कुछ चर्चा किसके बारे में, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, है ना। दोनों देख लिया, डिफरेंस देख लिया, दोनों में समानताएं क्या है दोनों देख लिया, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, लिमिटेशन देख लिया, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें चर्चा कर लिया, है ना। अब चलिए कुछ हम सवाल करते हैं, छोटा छोटा कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन सीखते हैं, है ना, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ सवाल सब देखते हैं, ठीक है। चलिए छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं ना, पहले छोटा से, पहले फार्मूला लगाना सीखते हैं, कैसे लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला, ठीक है। चलिए लगाइए, तो धाए धाए कॉपी पे निकालिए फटाफट। कहता है टू पॉइंट चार्जेज -2 माइक्रो कूलम एंड +4 माइक्रो कूलम are separated at 1 meter, then find the magnitude of force। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलेंगे, फोर्स। बताइए क्या होगा, क्या कहा, 2 पॉइंट चार्ज है, वो है इतना -2 माइक्रो कूलम, दूसरा है +4 माइक्रो कूलम। दीज आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर, कितना दूरी पे दोनों रखा हुआ है, 1 मीटर पे। तो देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का क्या वैल्यू होगा। नहीं बहुत आसान, नहीं क्या बोला, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ पर है जो कितना है, -2 माइक्रो कूलम है। दूसरा कहाँ है, यहाँ पर है, वो कितना है, प्लस कितना 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और दोनों के बीच का दूरी कितना दे दिया है, 1 मीटर, हो गया ना। तो हम जानते हैं 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पता है, दोनों का डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का। तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बताइए, एक इसी बताना, बताइए कौन फार्मूला लगाएंगे, मीडियम वाला लगाएंगे कि वैक्यूम वाला लगाएंगे, बताइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ बोला है, कहाँ रखा हुआ है, कुछ बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं बोलता है ना, कहाँ रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, तो क्या समझ के चलते हैं हम लोग, क्या समझ के चलते हैं, जो एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा हुआ, ठीक है। यदि सवाल में मीडियम का चर्चा नहीं किया हो तो क्या समझ लेंगे हम लोग, कुछ नहीं, एयर में रखा हुआ और क्या, है ना। यदि मीडियम है तो अपना मीडियम बोल देगा, मीडियम में रखा हुआ है तो उसका कुछ देना होगा तो अपना देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला है, मीडियम में नहीं, कुछ नहीं बोला है, बोला खाली 2 पॉइंट चार्ज को रख दिया है 1 मीटर पे, नहीं तो फोर्स निकालिए, तो कुछ नहीं बोला, मतलब वैक्यूम निकाला है और क्या, है ना, वैक्यूम में रख दिया है, एयर में रख दिया है। तो कैसे निकालेंगे, लगाइए फार्मूला। हम जानते हैं वी नो क्या, F बराबर कितना होता है, K, वैक्यूम का ही होता है ना, Q1 Q2 बटे कितना R², ये होता है वैक्यूम का। K इसलिए दिए क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो देना है, क्योंकि वैक्यूम है ना, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस टर्म में नहीं लिखे, के टर्म में लिख दिया, क्योंकि के का वैल्यू जानते हैं सीधा 9 पॉइंट इतना, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, तो कैसे मिलेगा, यहाँ कुछ इस तरह से मिलेगा के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर कितना होता है, 9 × देखिए 2 माइक्रो कूलम। बताइए Q1 Q2 माइनस प्लस लेना है, नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि साइन नहीं लेना है, खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
तो चार्ज का साइन नहीं लेकर के, माइनस नहीं लेकर खाली 2 माइक्रो लेंगे, नहीं तो कहेंगे 2। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6 इंटू, हो गया। फिर 4 माइक्रो है, प्लस है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो 4 गुने 10 के पावर क्या बोलना है यहाँ पे, -6 हो जाएगा। चलिए के हो गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर कितना दिया है दोनों के बीच का 1 मीटर, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, मिलेगा 9 2 दूनी 4 8 हो जाएगा कितना, 9 चौक 36, 36 में कितना हो जाएगा 72, 72 इंटू 10 टू दी पावर -6 कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा ना, बट्टे 1। कहने का मतलब क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ इस तरह से 72 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -12। ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो गया, यही हमारा इतना न्यूटन हो जाएगा, यही फोर्स लगेगा, हो जाएगा ना। देख लीजिए कुछ नहीं, 2 चार्ज था, 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड खाली बोला है, क्या बोला है, प्लस हो या माइनस हो चार्ज है ना, खाली मैग्नीट्यूड लेंगे Q1 Q2 का, है ना। 10 की पावर -6 क्यों डाला है, क्योंकि 2 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 बताया था ना। फिर यहाँ भी 4 माइक्रो, तो 4 गुने 10 के पावर -6 सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। चल अगला कीजिए तो खुद से, कहता है 2 पॉइंट, यही चीज दे रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज है इतना इतना आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। बनाइए खुद से इसको, 1 मीटर इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, of dielectric constant 2, then find the magnitude of forces। बताइए कितना होगा इस पर, देखिए कौन से क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए तो ध्यान से क्या दिया हुआ है। सर क्या कर दिया है, वही चार्ज है, 2 -2 माइक्रोकूलम है, वो दूसरा है +4 माइक्रोकूलम, है ना, 1 मीटर पे रखा हुआ है, लेकिन कहाँ रखा हुआ है, तो किसी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, किसी मीडियम में, है ना। और वो मीडियम क्या है पता नहीं क्या है। अब उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे दिया है 2। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब वही रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं है, नहीं बोला था रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, εr, है ना, या उसको के से भी दिखाते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो यहाँ पर के नहीं दिखाना है, εr ही दिखाइए, ठीक है। तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है कितना, 2 दे दिया है, तो बोलता है फाइंड कीजिए क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे होगा, देखिए क्या बोला है, कहाँ रखा, 2 चार्ज को मीडियम में रख दिया, नहीं मतलब 2 चार्ज है, एक ये है, देखो ये है, ये कितना है -2 माइक्रोकूलम, ये क्या है +4 माइक्रोकूलम, है ना। और ये कहाँ रखा हुआ है, तो किसी मीडियम में रखा हुआ है ना, कोई मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, ये दूरी कितना दिया है मेरा 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। εr का वैल्यू कितना दिया है 2, कोई मीडियम है जिसका, यदि मीडियम देगा ना तो फिक्स रहते हैं ये दे देगा, ठीक है आपका, या कहीं पे ये भी निकालने के लिए पूछ देगा तो फोर्स दे देता है, ठीक है। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन लगाएंगे, वैक्यूम वाला कि मीडियम वाला, कौन सा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है, एगो वैक्यूम का है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, एगो मीडियम का है 1/4πε0 εr Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। देखिए यदि मीडियम है तो मीडियम का ये दिया हुआ है, लगाइए मीडियम वाला, तो यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा Fm, है ना, हम जानते हैं, नहीं जानेंगे तो बोल देंगे, ठीक है। Fm कितना होता है 1/4πε0 εr कितना Q1 Q2 बटे कितना r स्क्वायर, हो गया। चला देखिए इसका तो हम जानते हैं, इसको के कहते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इसको, के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, इसका वैल्यू 1/4πε0 को ही तो के कहते हैं, नहीं जिसका वैल्यू कितना होता है।
इनटू Q1 का मतलब कितना, तो 2, माइनस नहीं लेना है, खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, खाली 2 माइक्रो, तो 10 के पावर -6 इंटू Q2 कितना है 4, है ना, तो 4 गुने 10 के पावर कितना -6, है ना, बट्टे बताइए नीचे कौन बच गया है एप्सिलॉन आर, इसका वैल्यू कितना दिया है 2, तो बोलेंगे 2 गुने डिस्टेंस कितना दिया है 1 का स्क्वायर, हो गया। ऐसे अप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 9 चौक 36, है ना, तो 36 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सॉरी देखिए पिछला साल में गड़बड़ कर दिया था नहीं, 6 दूना 12 था ना, देखिए पीछे वाला साल में क्या किया था 6 दूना -12 ही दिया था, ठीक है, ये भी है पावर में ना, तो 12 9 कितना हो जाएगा -12, ठीक है, और हो जाएगा आपका -12 आइए +9 -3, है ना, तो देखिए पिछला साल का आंसर सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 9×8=72, नहीं 72 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन, ये होगा पिछले का आंसर। अभी तुरंत बना सवाल ना, इसके पीछे में देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था -12 थोड़े होगा, ये भी तो था ना, है तो 9 था, ये था कितना -6 -6 -12, है ना, तो जोड़े दोनों को करेंगे पावर क्या है यहाँ पर घटेगा, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही कर लीजिए, पीछे ये होगा पीछे का आंसर ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36, 6 6 12 माइनस, यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा गुने 10 के पावर, सॉरी गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा ऊपर 10 नीचे 10, नहीं तो कितना हो जाएगा -2 न्यूटन, है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स इन क्या निकल जाएगा मीडियम का, हो जाएगा ना। चलिए जल्दी कीजिए, इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बनाइए अगला सवाल, या इसको बना कर लेगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। कहता है फाइंड द मिनिमम फोर्सेस between same charges, minimum forces between same charges when it is placed at distance 1 मीटर, है ना। दोनों चार्ज के बीच में दोनों चार्ज सेम है, ठीक है, तो बोलता है क्या फोर्स होगा, फाइंड द मिनिमम फोर्सेस बिटवीन सेम चार्जेज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, है ना, ये चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए, ठीक है, बना के लाइएगा, तो अपने नोट्स तैयार करते चलिए, है ना, बस स्टडी कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी टाइम है, मौका है, बढ़िया है पढ़ने का, है ना, तो ठीक है। उससे आगे अब कल देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर मेथड बनाएंगे, वेक्टर, है ना, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये सब बताएंगे, है ना। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।